जय हिंद। आइए हम लोग जो है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन बिटवीन जो डिफरेंट स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके रिलेशनशिप्स के बारे में जो है हम लोग ऑलरेडी अब जो है क्लास में एक सीरीज में पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट के बीच में किस प्रकार से कोऑर्डिनेटिव और हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, देखो कोई भी अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को देखोगे ना, कोई बायलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टीलेटरल, जितने भी राष्ट्र हैं पूरे के पूरे विश्व में, तो सबके मध्य में चाहे कितना भी वैमनस्य क्यों ना हो, कितना भी कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, जैसे हमारा टॉप मोस्ट एनिमी जो है वो चाइना है, सेकेंड में समझ गए होंगे पाकिस्तान है। इनफैक्ट इतने कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी ट्रेड और व्यापार जो है ना, ठीक है, वो चलते रहता है। अब सब राष्ट्र देखती है कि इसमें मेरा क्या लाभ है। अब जैसे कुछ ऐसे नेसेसिटी गुड्स या फिर कुछ ऐसे मटेरियल कि जो भारत की आवश्यकता है वो भारत के पास नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ कि उसके ना होने के कारण हम सफ़र करें, हम उसे अन्य देशों से इंपोर्ट करते हैं, और जो हमारे पास है, जिसकी हमारे पास उपलब्धता अधिक है, जो सरप्लस में है, वो हम अन्य देश को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ट्रेड यही हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ठीक उसी प्रकार भारत में कितने राज्य हैं? 28-29, और फिर यूनियन टेरिटरीज को मिला जाए तो 35, 36, 37 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, घटते बढ़ते रहते हैं। अभी देखो लद्दाख एक नया यूनियन टेरिटरीज बन गया, जम्मू कश्मीर भी यूटी बन गया। तो उस प्रकार से जो है डिफरेंट स्टेट्स होने के कारण जो है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सरकारें होती हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम में डिफरेंट आइडियोलॉजी की सरकारें होती हैं, ठीक है। और एक प्रकार से कह सकते हैं सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट होते हैं, सबके अपने अपने कह सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है। तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, इसके लिए संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस दिए गए हैं, ताकि जो है सरकार जो है उससे संबंधित नियम बना सके, ताकि जो ट्रेड है ओवरऑल, देखो है तो पूरा भारत ही है ना, डिफरेंट हम स्टेट में, प्रांत में, प्रोविंसेस में इसलिए डिवाइड किए हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्पस है हमारा वो सुचारू रूप से चल सके। तो भले ही डिफरेंट छोटे बड़े स्टेट्स हैं, लेकिन है तो भारत का ही अभिन्न और अविभाज्य अंग। तो इसके लिए जो है अगर पूरे स्टेट्स में ट्रेड एंड कॉमर्स फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा, तो ओवरऑल जो भारत की जीडीपी है, और देखते हो अभी जो है इस प्रेजेंट सरकार के द्वारा एक तो जो हम लोग का कह सकते हैं ना कि ईज ऑफ डूइंग जो है ना बिजनेस का इंडेक्स निकलता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, निकलता है कि नहीं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कौन से देश में जो है बिजनेस करने में, इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में गवर्नमेंट की पॉलिसी उसे फैसिलिटेट करती है और सहूलियत प्रदान करती है, ठीक है। अब जो है भारत में भी कंपिटिटिव स्पिरिट को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स जो है एक कंपटीशन के तौर पे देखा जाता है, एक रैंक निर्धारित की जाती है कि कौन सा स्टेट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है, कौन से स्टेट की पॉलिसी अच्छी है, कौन से स्टेट में की लेबर लॉ अच्छी है, कौन से स्टेट में लैंड रिफॉर्म अच्छे से चल रहा है। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए ताकि एक कंपिटिटिव का स्पिरिट जनरेट हो सके, जो है देखते हो डिफरेंट स्टेट्स जो होते हैं, जब भी कोई बायलेटरल मतलब मल्टीलेटरल जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश जाते हैं तो अपने तरफ से जो है भारत के जितने भी ट्रेड एंड कॉमर्स बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन का एक डेलीगेशन साथ लेके जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अन्य देश के भी जो है लोग अगर आते हैं भारत, तो वह भी देखते हैं, मतलब वह भी अपने साथ डेलीगेशन बिजनेस कम्युनिटी के लेके आते हैं और देखते हैं कि कहाँ जो है हम अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकेंगे, क्योंकि भारत जो है ना एक बिग मार्केट है, यहाँ कंज्यूमर जो बेस है बहुत अधिक है, ठीक है, 1.4 बिलियन कह सकते हैं पॉपुलेशन है। तो इस अकॉर्डिंग जो है पूरे के पूरे विश्व का लोग जो है भारत की तरफ देखते हैं कि यहाँ जो मार्केट है ना, तो यहाँ कुछ भी प्रोड्यूस कर दो बिक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कभी लॉस में नहीं रहती कोई भी कंपनियाँ। तो यही है कि जनरल जो है अगर इंटर स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य में ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सुचारू रूप से हार्मोनियस और कॉर्पोरेटिव वे में अगर चलता रहे तो सभी जो है राज्य को इससे फायदा होगा एंड ओवरऑल जो है पूरे के पूरे देश की प्रगति होगी। तो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में कॉमर्स से संबंधी जो है आर्टिकल 3
301 to 307 मतलब 301 से लेके 307, अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक जो है पूरे के पूरे इंटर स्टेट ट्रेड कैसे होना चाहिए और क्या क्या प्रावधान है, क्या कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 301 से 307 तक। पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पार्ट 13 में जिसमें कि कहा जाता है कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इंडियन टेरिटरी शैल बी फ्री। कहने का मतलब है कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, इंटरकोर्स करने का मतलब इधर से उधर जाना आना, ठीक है, वह जो है पूरे के पूरे भारत के भूभाग में, मतलब जहां तक भारत का सोवरेन राइट है, टेरिटोरियल राइट है, ठीक है, चाहे उधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर इधर कच्छ तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां तक अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, जहां जहां भी भारत का जो कह सकते हैं कि भारत देश का भूमि है, डिफरेंट चाहे किसी भी स्टेट में पड़ता हो, एकदम फ्रीली जो है ट्रेड, गुड्स और कॉमर्स का एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यापार करने की स्वतंत्रता एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। शैल बी फ्री मतलब किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकता, ये संविधान में दिए गए। हाँ, कोई भी चीज, कोई भी अधिकार, इवन द फंडामेंटल राइट भी एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे मतलब एक सामान्य सी अगर बातें करें तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हम अपने राज्य से ट्रेन गुजरने नहीं देंगे, हम अपने राज्य का हाईवे बंद कर लेते हैं, इस राज्य से कोई उस राज्य वाला हाईवे नहीं गुजरेगा, ठीक है, ये सब ऐसे प्रावधान नहीं किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत रियल में वो स्टेट नहीं, एक प्रोविंस है, एक प्रांत है। स्टेट तो पूरे के पूरे भारत हुआ। आगे है ऑब्जेक्टिव क्या था, आखिर उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक के अंतर्गत इस चीज का वर्णन करने का। क्योंकि देखो कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है पावर शेयरिंग को लेकर, पावर को एक्वायर करने को लेकर, कुर्सी सत्ता और राजनीति पॉलिटिक्स को लेकर। तो हो सकता है कि भविष्य में, जैसे अभी केंद्र में कोई दूसरी पार्टी की सरकार है, स्टेट में कोई दूसरी पार्टी की सरकार है, दोनों के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या फिर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, अगर जैसे अभी फॉर एग्जांपल पंजाब है, हरियाणा है, तो ये एक जगह बीजेपी है, एक जगह कांग्रेस है। अगर मान लेते हैं इन दोनों राज्यों सरकारों के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई कह दे कि नहीं अब हम तुम्हारे कह सकते हैं ट्रक या फिर रेलवेज या जहाँ से भी गुड्स, जिस भी ट्रांसपोर्टेशन से गुड्स एक जगह से दूसरे जगह जाता है उसे हम बाधित कर देते हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। इसी के लिए संविधान में यह प्रावधान दिए गए हैं। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव है कि ब्रेक डाउन दी बॉर्डर बैरियर्स, और जो इसका उद्देश्य क्या था अब इसके बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, एम, ठीक है, आखिर इस प्रावधान को संविधान में इंक्लूड करने के बिहाइंड पर्पस क्या थे, तो वो था कि जो बॉर्डर बैरियर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स का, जैसे है ना हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर, तो हरियाणा और दिल्ली में जैसे बदरपुर हम पार करते, बदरपुर बॉर्डर हो गया, नोएडा इधर हो गया, तो बॉर्डर होते हैं ना, तो बॉर्डर्स के जो बैरियर्स हैं उसे जो है हटाने का इसमें जो है प्रावधान किया गया है। उद्देश्य यही है कि कोई भी पॉलिटिकल फिजिकल बॉर्डर्स की बैरियर नहीं होगा, ठीक है, बिटवीन द स्टेट्स टू क्रिएट वन यूनिट, ताकि पूरे के पूरे भारत ऐसे वन यूनिट के तौर पर जो है कार्य करता रहे। एंड इनकरेज फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, और इससे प्रोत्साहन मिलेगा फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड का। ट्रेड जो है पूरी जो है फ्रीडम के साथ, स्वतंत्रता के साथ, बिना किसी रुकावट की, बिना किसी बाधक के साथ जो है एकदम फ्रीली मूव करते रहे। देखिए, फ्रीडम ग्रांटेड बाय आर्टिकल 301। आर्टिकल 301 मतलब आर्टिकल 301 में हम लोगों ने फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस ग्रांटी किया गया है। मतलब अनुच्छेद जो 301 है उसमें संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो है फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस, सभी प्रकार की रुकावटों से जो है फ्री रखा गया है, ऊपर रखा गया है, परे रखा गया है कि किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध और बाधाएं, हर्डल्स क्रिएट नहीं किए जा सकते या फिर स्वतंत्र है, ठीक है, एक्सेप्ट, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, नथिंग इज एब्सोल्यूट एंड नो लंच इज फ्री, यू हैव टू पे फॉर इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गैस में हमें सब्सिडी मिलती है, फर्टिलाइजर की सब्सिडी मिलती है, बिजली में सब्सिडी मिलती है, ठीक है मिलती है,
लेकिन इनडायरेक्टली वी हैव टू पे सम टैक्सेस। हम एक नमक भी खरीदते हैं, एक माचिस की डिब्बी भी खरीदते हैं, तो उसमें हमें टैक्स देना होता है अप्रत्यक्ष रूप से। और प्रत्यक्ष रूप से जो इनकम टैक्स वगैरह होते हैं और बहुत सारे टैक्स वगैरह होते हैं, वो हमें सरकार को पे करने होते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर पैसा अगर उसके पास रहेगा तभी तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा। भाई सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? पैसा तो पेड़ पे नहीं उगता, ठीक है, वो कहीं से रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है एज अ वेलफेयर स्टेप्स। और जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं वहाँ, तो यही कहा जाता है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें बाधाएं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग का ये भी मानना है कि भाई इनकम टैक्स वगैरह नहीं लगना चाहिए। भाई नहीं लगना चाहिए तो कुछ लोग जो है अधिक पैसे जो है मतलब एक्वायर करते जाएंगे, संग्रह करते जाएंगे, और कुछ लोग एकदम ऐसे हैं कि जो ना ढंग से खाना खा पाते हैं, ना ढंग से न्यूट्रिशियस फूड मिल पाता है, जो बेसिक और बेयर मिनिमम नेसेसिटी है वो भी फुलफिल नहीं होता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। और हर एक नियम कानून में, इवन अगर आप मौलिक अधिकार की भी बात करोगे, फंडामेंटल राइट्स में भी बात करोगे, तो पब्लिक ऑर्डर के लिए, लॉ के लिए, जस्टिस के लिए सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है उसमें इम्पोज किए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 301 में तो दिए गए हैं कि फ्री है, ट्रेड करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जो है एक्सेप्ट कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो आर्टिकल 302 टू 305, अनुच्छेद 302 से लेकर अनुच्छेद 305 तक कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पहला है कि पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। देखो पार्लियामेंट जो है, जो सेंटर और यूनियन लिस्ट में आती है, उस आधार पर कानून बनाती है। और पार्लियामेंट जब कोई कानून बनाती है, जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है, तो वह किसी भी जो है चीज़ को वो चाहे तो प्रतिबंध कर सकती है, ठीक है, इस एक्ट के लिए। अब चाहे इसको इनको बॉर्डर सिक्योरिटी देखना हो, लॉ एंड ऑर्डर देखना हो, कोई चीज़ को बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत हो, या कोई भी, अगर वह संसद के द्वारा नियम कानून पारित होता है तो उस अकॉर्डिंग जो है यह रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। आगे है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। ठीक है, फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। देखो फॉर एग्जांपल हम यहाँ बिहार की बात करते हैं, बिहार में देखो शराब बंद है, ठीक है, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर, वहाँ की मतलब कोई भी राज्य की विधानसभाएं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो बॉडी होती है, वहाँ से बिल पारित करा के कोई प्रोडक्ट पे, कोई ट्रेड एंड कॉमर्स पे, कोई गुड्स पे वो चाहे तो प्रतिबंध लगा सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बिहार का दिया, और बहुत सारे स्टेट में जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बैन होते हैं, ठीक है। अब जैसे कहीं कहीं जैसे उत्तराखंड वगैरह में प्लास्टिक बैन है, दिल्ली में हम लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। सरकार हालांकि कह रही है कि कुछ सालों बाद जो है पूरी पूर्णतः जो है थ्रो एंड यूज की जो प्लास्टिक होती है उसे बैन कर देंगे, लेकिन अभी तो उत्तराखंड में बैन है, अभी से ही बैन है। तो समय और परिस्थितियाँ और जगह के अनुसार कुछ चीज़ें प्रतिबंधित होती है, तो वह वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो राज्य की विधानसभा होती है, वह वहाँ से नियम पारित करती है, और वह जो है अपनी पब्लिक ऑर्डर्स को देखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए वहाँ पे वह जो है औचित्यपूर्ण जो है प्रतिबंध लगा सकती है। ये सरकार का अधिकार है, विशेषाधिकार। आगे है लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्स ऑन द इम्पोर्टेड गुड। साथ साथ देखो अब जो है आप सपोज एक एग्जांपल ले लो, अगर जो भी व्यक्ति दिल्ली में रहते हैं और नोएडा जाना हो, तो जब आप नोएडा जाएंगे ना, दिल्ली के कोई भी बस से, ठीक है, दिल्ली के इस शाखे से अगर आप बस पकड़ते हैं तो 37A जाती है नोएडा, तो नोएडा आप जाएंगे तो बीच में आपको 2 रुपीज़ का टोल टैक्स देना होता है, ठीक है। एसी बस में बैठते हैं तो 4 रुपया देना होता है, तो मतलब अगर आप जाएंगे तो वहाँ से एक हमें टोल टैक्स देना होता है, तो वो टोल टैक्स जाते हैं या तो दिल्ली या फिर वहाँ की यूपी गवर्नमेंट को। और उधर से जब आते हैं आप, यूपी गवर्नमेंट से भी कह सकते हैं, यूपी से जब दिल्ली आते हैं उस वक्त भी आपको टोल टैक्स देना होता है, तो शायद वो जाती होगी यूपी गवर्नमेंट को आने वक्त, ठीक है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सरकारें जो है अपने अपने राज्य के अपने अपने हिसाब से टैक्स लगा सकती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अभी भारत सरकार ने चाइना के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पर हम टैक्स इसलिए अधिक इम्पोज कर देते हैं ताकि उसका इंपोर्ट कम हो जाए, और जो मतलब जो घरेलू जो उत्पाद है वो फले फूले, जो घरेलू स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है वो बढ़े। तो हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार को अधिकार है कि वो अपने ज्यूरिडिक्शंस के अंतर्गत अगर देखती है कि नहीं हमारे जो घरेलू उत्पाद है, मतलब राज्य के ही उत्पाद अधिक बिके, अधिक बढ़े,
तो उसे पुस्ट अप करने के लिए वो रीजनेबल अमाउंट में जो है टैक्स जो है थोड़ा बढ़ा भी सकती है। तो ये उसके लेकिन कोई भी नियम कानून जो है वो राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से या फिर पार्लियामेंट से पारित होना जरूरी है। दूसरी बात कि इसमें जो है ना पार्लियामेंट के द्वारा जो नियम कानून पारित होंगे वो डिफरेंट स्टेट्स में कोई भिन्नताएं नहीं होंगी। मतलब सबको, अब जैसे पार्लियामेंट है, केंद्र के तो द्वारा पारित किए गए नियम पूरे के पूरे भारतवर्ष में एक समान लागू होगा। हाँ, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पारित होते हैं उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट के डिफरेंट स्टेट के अपने अपने जो है लोकल वेरिएशन और कंडीशंस के आधार पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम किए जाते हैं। पार्लियामेंट अपॉइंट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू कैरी आउट दिस फंक्शंस। और साथ साथ इसके पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो डिफरेंट अथॉरिटी, बॉडीज, बोर्ड का गठन करते रहती है, कमीशन गठन करते रहती है, ताकि इन जो फंक्शंस हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के, इससे संबंधित कार्य, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके इम्प्लीमेंटेशन, इससे उठने वाले ग्रीवेंसेस को रिट्रेस करने के लिए और तमाम चीज़ें जो हैं उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, उसके फंक्शंस और दायित्व का निर्वहन करने के लिए जो है अथॉरिटी का गठन कर सकती है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। स्टैट के लिए तो हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 301 to 307, ठीक है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.